चलो So Britannia, it is one of the biggest biscuit maker company in India. इनका 75% रेवेन्यू ही बिस्किट के सेगमेंट से आता है. ये भी अगेन 100 साल पुरानी कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 82,000 करोड़. ऐसे देंगे आप बोलते रहो, रुकना नहीं, रिकॉर्डिंग होना है. ओके. So industry, Britannia again FMCG industry है, fast moving consumer good. FMCG industry 14% के रेट से ग्रो कर रही है एंड अगेन अगर इसमें कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है, अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी प्रोडक्ट डिमांड करेंगे और इसका फायदा ब्रिटानिया को मिलेगा. अर्बन पॉपुलेशन में 90% पेनिट्रेशन ऑलरेडी है ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया बिस्किट्स इन होम्स. लेकिन रूरल में ऑब्वियसली अभी बहुत स्कोप है पेनिट्रेशन का एंड रूरल पॉपुलेशन में ग्रोथ रेवेन्यू और जो सेल है एक कंपनी की वो अच्छी मतलब बढ़ भी रही है. हाँ, ये सेलिंग पता है रूरल मतलब गांव एरिया में कौन सा है? मतलब one of the all the brands from all the Parle जी. एक मैंने वीडियो देखा था, रिकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, वीडियो देखो, टीवी देखो. मेरे पास मूवीज या ये सब सीरियल्स देखने के टाइम नहीं होता था. 2 साल से ऑलमोस्ट मैंने टीवी नहीं देखा है, बट जब मैं देखता था तो हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी ही मेरे 3 फेवरेट चैनल्स थे. इसमें मतलब 2-2, 4-4 घंटे मेरा ये चल रहा होता था. ये मेरा टाइम पास था 2 साल पहले तक. तो नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी साउथ अफ्रीका के किसी जंगल के अंदर. तो वो चिंपांजीज को पीछे जा रहे थे और चिंपांजीज को फॉलो कर रहे थे. गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज को क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है. तो जंगल में 3-4-5 दिन चलने के बाद एक जगह कूड़ा पड़ा था, एक पैकेट पार्ले जी का. तब वो अब नॉर्मली क्या है, आप लोग मतलब कोई भी, ये मैंने क्यों वीडियो में बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ, सो दैट आप क्या देख रहे हो और मैं उसमें क्या देखकर क्या निकाल रहा हूँ. ऑब्जर्वेशन कि तो वो फॉरेनर्स थे और उन्होंने कहा आई नो कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आई नो ये लड़की का फोटो मैंने पहले भी देखा है जो पाले जी में बच्ची है. तो मतलब जंगल की वो उन्हें बताया कि इतने रिमोटेस्ट एरिया में भी पार्ले जी पहुंचा वाह है. तो उसका मार्केट अब इसी से शेयर इतना सा. I checked Parle. I think it's not Parle जी is not listed. I checked it. मैंने कभी सोचा नहीं कि पार्ले जी की पेरेंट कंपनी कौन है. पार्ले जी बिस्कुट की पार्ले ही तो है. ऐसे ही एक सेकंड. I didn't go deep into it क्योंकि इतना मेरे ख्याल से पार्ले ब्रिटानिया में भी नहीं ब्रिटानिया के लिए बिल्कुल भी नहीं. मुझे पता है. ऐसे ही जिस दिन कोविड शुरू हुआ मैं ऑफिस में अकेला था, ठीक है. मैंने क्या ढूंढा कि सैनिटाइजर ये तो भी बन रहा है, मास्क अभी बनेंगे, इनकी कंपनियां कौन है पता नहीं, बट किसकी कंपनी में खरीद सकता हूँ. डिटॉल है, रैकेट बेनेसर की. वो 2005 में डिलिस्ट हो गई. मैंने कहा सबसे बढ़िया शेयर जो खरीद सकता था वो था रैकेट बेनेसर का, बट इट गॉट डिलिस्टेड. सेम वे इंडिया के अंदर हाईएस्ट सेलिंग पार्ले जी, क्योंकि पार्ले जी में केस स्टडी मैंने पढ़ी थी, वो केस स्टडी बताता हूँ तभी एडिड वैल्यू मिलेगी. कहाँ की बात है ये, आई एम लखनऊ की. हाँ, आई एम लखनऊ का केस है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है. पार्ले जी ने एक बार सोचा 5 रुपए का आता है पार्ले जी आज भी, इसका रेट हम 5.5 करें. तहलका मच गया, रेट सेल टूट गई 50 पैसे बढ़ने से. केस स्टडी के अंदर आगे आता है
कि पार्ले जी घरों में 50 पैसा बढ़ने से डेली एक पैकेट खाया जाता है तो बजट कैसे हिलेगा। चाय की दुकान पे रोज सुबह जो घर में चाय नहीं पीते या जिनको जैसे होता है दोस्त मिलेंगे शाम को सुट्टा मारेंगे, तो सुबह सुबह होता है 7 सुट्टा मारेंगे, तो सेम वे सुबह सुबह हम चाय पीने जाएंगे वॉक के बाद, तो 5 रुपए की चाय और 5 रुपए का पार्ले जी 10 रुपए का नोट या सिक्का लेके चलते हैं। 10.5 करने से दोनों का बजट नहीं, दोनों की हैबिट खराब होती है। तो उन्होंने 5.5 से ये वजह से नीचे लेकर आए वापस 5 पर कि इसकी रेट नहीं बना सकते। फिर इसमें अगला केस आता है, क्या हम इसको 4.5 करके देखें, अगेन प्रॉब्लम तब भी नहीं आएगा क्योंकि वो 50 पैसे की चेंज की वजह से वो कोई 5 का सिक्का देते 4.5 तो ये IIMs के केस हैं। ऐसे केसेस होते हैं कि 4.5 करे तो क्या, 5.5 करे तो क्या, इसके साथ कुछ फ्री दे तो क्या। वो कहते हैं पार्ले जी का कस्टमर वो कस्टमर है जिसको कुछ चेंज नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, वो 5 रुपए के उनके साथ बहुत खुश है, मत लो उनसे पानी। अपने और प्रोडक्ट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कर लो जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, बट 1 रुपए के सैशे को 1.25 रुपए 1.5 रुपए कर देना। सनसिल्क और पॉन्ड्स की जो लड़ाइयाँ हैं, और 5 रुपए के बिस्कुट के साथ कुछ भी छेड़ाखानी करी तो कस्टमर आपको छोड़कर बहुत जल्दी स्विच कर जाएगा दूसरे काउंटर्स पे। तो आप इसमें आपको प्रॉफिट कम हो रहा है 5 रुपए वाले में, तो क्या करो, मल्टी पैक, जैसे मैं मोर जाता हूँ वहाँ पे इतना बड़ा पैकेट आता है पार्ले जी का, उसके अंदर आप अपना तो वहाँ कस्टमर कैलकुलेट नहीं करेगा खड़े होकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कि 5 रुपए वाला इसमें 20 हैं तो 5 into 20 100 रुपीज होना चाहिए, तो वहाँ 120 चार्ज कर लो, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए संभालना मुश्किल है छोटे पैकेट्स। सो ये कुछ वो है ट्रिक्स बड़ों की। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे आते हैं। बिस्किट्स में बहुत हम लोगों ने रोज ही नाम सुने हैं इन बिस्किट्स के, गुड डे, क्रैकर्स, न्यूट्री चॉइस, मैरीगोल्ड, टाइगर, मिल्क बिकीज, जिम जैम ट्रीट, बॉर्बन, लिटिल हार्ट, प्योर मैजिक और नाइस टाइम। इसके अलावा ब्रेड्स में केक्स, रस्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेफर्स, और ये एक न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है क्रोइजेंट, मुझे नहीं पता इसको बोलते हैं क्रॉसो। क्या बोलते हैं? क्रॉसो। अच्छा, मैंने भी ट्राई नहीं किया कभी। जो इनका पैकेट आता है दैट इज द क्रॉसो। क्रॉसो इज अ फ्रेंच ब्रेड, हाँ, एंड लाइक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट जो मैं को नहीं मिलता वो है फ्रेश बेक क्रॉसो विद अ कॉफी, सम बटर जो हम उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको ऐसी वाली ब्रेड और रोटी पराठा नहीं मिलता। तो आपके पास अगर आपको आटा ही खाना है, लाइक या तो अंडे वंडे खा लो, 3-4-5 दिन अंडे खाने के बाद आपकी वो भी भूख मिलेगी, तो आपको क्रॉसो में शिफ्ट आना पड़ेगा। क्रॉसो इज अ ब्रेड अगेन ऐसा सा लॉफ शेप, वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्लेवर टेस्ट, और होटल्स के अंदर किचन के अंदर जो आपको गरम गरम ताजी चीज मिलती है ना सामने आती है, वो क्रॉसो ही होता है। एंड वो कईयों में तो भट्टी लगी हुई होती है, वहीं से आपको निकाल के देंगे, सो फ्रेश एंड सो गुड। जैसे हम यहाँ पे पाव खाते हैं, वहाँ पे वो क्रॉसो लेकर पाव जैसे ही होता है, फ्लेवर भी ऑलमोस्ट सेम, मक्खन लगाओ, चाहे उसको काटो, उसमें सब्जी भरो, चाहे उसमें पत्ता गोभी भरो, क्रॉसो का सैंडविच बना लो, और द बेस्ट थिंग। सो माय फ्रेंड यूज्ड टू सेंड मी, जब भी स्मिता जाती है उसको पता है निखिल लाइक्स इट, वो और उसको क्रॉसो मिलता है, उसकी फोटो क्लिक करके निखिल दिस इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। सो यू कैन हैव क्रॉसो, बेकन, सॉसेज, एग, तो ये कंप्लीट विद हैश ब्राउन्स, पोटैटोज, ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन जाता है जो मेरे को मिला मैक्स आर्केड के अंदर। सो दिस इज क्रॉसो। इसने क्या करा, क्रॉसो 3 तरह से बनाए, वन इज वनीला, वन इज स्ट्रॉबेरी, वन इज चॉकलेट। उसकी
ब्रेड के क्रॉसओवर जो शेप दिख रही है उस शेप के अंदर उसने वो लिक्विड भर दिया और उसकी पैकिंग कर कर मार्केट में बेचना शुरू किया। तो इज इट इजीली एक्सेसिबल, रेडीली अवेलेबल? मुझे नहीं पता है। अगर आई डोंट नो अबाउट गुप्ता एंड ऑल, क्योंकि मेरा मंथली ग्रोसरी या तो आती है मोर से या लॉट से या बिग बाजार से, वहां पर ये रेडीली अवेलेबल है 10 to 15 रुपीज। बट इसका टेस्ट वो नहीं है जो, क्योंकि ये इसमें एडेड फ्लेवर्स ज्यादा हैं जो आप निक बेकर्स या किसी अच्छी क्रॉसो की शॉप जो बेकरी बनाता हो, जैसे अगर किसी को क्रॉसो खाने हो एंड गुड क्रॉसो, तो अर्ली मॉर्निंग मस्ट विजिट दिस मॉडर्न बाजार पंजाबी बाग, जहाँ पे क्रॉसो नॉट एक्सपेंसिव 50, 60, 70 इस रेंज में आते हैं, चॉकलेट क्रॉसो 70। सो वो लेकर घर में लाकर नॉट माइक्रोवेव OTG में इसको हीट करें तो वो ब्रेड हीट होती है। माइक्रोवेव में वो सॉफ्ट हो जाती है, गिल गई थी तो उस OTG में। और 24/7 इस वाले 24/7 में मिलता है, अशोक वाले 24/7 पे आते हैं, उसको कहना माइक्रोवेव नहीं करना, OTG में गर्म करके दे, तो वो ब्रेड विल बी क्रम्बल्ड की सॉफ्ट इनसाइड हार्ड आउटसाइड। तो मैं नेक्स्ट फ्रेंड, तो ये मतलब थोड़ा अजीब सा था। कौन है नस्ली वाली? ये मोहम्मद अली जिन्ना का बेटा। क्या आप जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जैसे यहाँ का गांधी, वहाँ का पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने, जिन्ना का पोता है नस्ली वाडिया। पोता बेटा? पोता तो नेस वाडिया है ना? हाँ, नेस वाडिया। नेस वाडिया इज बॉयफ्रेंड ऑफ प्रीति जिंटा। सर ये सब मुझे पहले नहीं पता था, ये जो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, मतलब इतना इसके बारे में इतनी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कंट्रोवर्सी वाली, फिर उसके बाद आई थॉट चल मतलब टाइम नहीं है, छोड़ो ये सब। लेकिन या इनकी पाकिस्तान से जो मुसलमान, ये आपको वो नहीं पता होगा, एक चीज और ऐड करता हूँ, कंट्रोवर्सी वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट है। वक्फ बोर्ड क्या है? जब हमने इंश्योरेंस बेचनी शुरू करी मैक्स की, तब वक्फ बोर्ड हमारे सामने आया पहली बार। जितने हिंदुस्तान हिंदू सरदार, हिंदू और सरदार वहां से यहाँ आए, उनकी प्रॉपर्टी वहां छूट गई, और जितने मुसलमान यहाँ से गए उनकी प्रॉपर्टी यहाँ छूट गई। वो उनका मालिक बन गया वक्फ के, वक्फ बोर्ड बेचे और पैसा दे, वहां भेज दे। उन्होंने कहा कुछ का भेज दिया, कुछ, और फिर क्या हुआ, लाखों मरकट गए, किसको दे? वो प्रॉपर्टी यहाँ है। वक्फ बोर्ड खरबोपति है यहाँ पर, वहां का नहीं पता। और उसमें फिर ये मस्जिद बनाने, ये बनाने, वो बनाने, जमीनें पड़ी थी, एक्वायर करते गए। वहाँ के डायरेक्टर से मीटिंग हुई थी कि वक्फ बोर्ड के पैसे को मैक्स में हम रोटेट करें। खरबों रुपए, अरबों की भी बात नहीं कर रहा। नस्ली वाडिया उस वक्फ बोर्ड का मालिक है, मालिक कह लो या उसका चेयरमैन MD भी है, जो क्योंकि जिन्ना का बेटा है, जो यहाँ से चले गए तो उसमें हीरे जवाहरात, जमीनें, जैसे लाल किला है, ऐसे कितने किले, कितनी चांदनी चौक। तो सर ये चीज ब्रिटानिया के बारे में नेगेटिव नहीं है, मतलब अब की मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी फाउंडर ही इज most valued, just like Gandhi's. So it's a family legacy. So they are not negative. They are world leaders. जो मैं भी आपने आए थे और कहानी सुना रहा था ना जी कि कौन देश दुनिया चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो कि 200-500 साल की प्लानिंग करते हैं। और क्या जरूरत थी इसको इतना पैसा होते हुए ब्रिटानिया खोलने की? क्यों, क्या सोचा, क्या विजन था? इसने वो वाडिया ग्रुप है ना, इसका पूरा वो कॉन्ग्लोमरेट है जिसके अंडर ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं। और मतलब इसके जो फादर, आपने दो नाम लिए ना, बॉम्बे डाइंग एंड ब्रिटानिया। अब मैं एक वर्ड बोलूं,
रोटी कपड़ा और मकान, ये है विजन। कि आपने एक बॉम्बे डाई बोला कपड़ा, ये रोटी, क्या बना रहा है? डबल रोटी। रोज सुबह किसका इंतजार होता है? डबल रोटी आने का घरों में। सो अंडा डाले कुछ डाले एज अ मॉडर्न हमें कोई एतराज नहीं है। और आप इसी में देखो सरला जी कहाँ है माउस? आप ही ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, सॉरी नीचे आ गया। नहीं देखो सरला जी, पहली चीज FMCG और टेक्सटाइल और रियल एस्टेट, कपड़ा मकान और मकान, ये प्लानिंग होती है। तो अब हम बात कर रहे कहीं पर और सामने दिख रहा है कि जो बॉडी की कल अपनी थे, मैं सलाह दी थी, मैं बता रहा था। और देखो जो हमारे इमीडिएट सेकंडों में जो बंदा डाई करेगा वो किसे करेगा? ऑक्सीजन ना होने में, ठीक है, वो तो हम 1 मिनट 2 मिनट जिंदा रहेंगे नो विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद हमारी बॉडी को इमीडिएटली क्या चाहिए? सेकंड नंबर पे सनलाइट, क्योंकि सन अगर नहीं होगा तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। विदाउट वाटर हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जैसा क्लाइमेट होगा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है, हम बिना पानी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ही हैं 3। बिना रोटी 1-1 2-2 महीना साधु संत रहते ही हैं, पत्ते खा लिए, घास खा ली एंड फ्रूट्स खा लिए। तो 4th एलिमेंट जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोटी। 5th अब पानी रखना है और 6th हमें छप्पर चाहिए। तो ये है बॉडी की नीड्स। वांट्स अनलिमिटेड है, गाड़ी चाहिए, पेन चाहिए, जो हमने कॉमर्स से पढ़ाई है, नीड्स एंड वांट्स 11th क्लास में। तो इसीलिए मैं हमेशा उन कंपनीज को फोकस करने की कोशिश करता हूँ जो या तो पहले 3 पे काम कर रही हो, जैसे पानी की कंपनी बिस्लरी, ठीक है, या उसके बाद की 3 कंपनियां, क्योंकि इंसान जिंदा रहेगा तो मोबाइल, IT सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लेगेसी कैसे बनेगी? लेगेसी इन्होंने बनाई है और आपने सामने लिखा है रोटी कपड़ा और मकान। सर मतलब वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा जैसे ये पहले इसकी कंट्रोवर्सी टाटा ग्रुप के साथ भी हुई थी। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था वो, उसका भी तो मतलब इसको हटा दिया गया था फिर बाद में, क्योंकि इसने, और फिर उसके बाद इसने रतन टाटा को भी डिफेम करने की कोशिश की थी। मतलब ऐसे सब भी इसके बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव, थोड़ा बहुत नहीं मतलब काफी सारा नेगेटिव भी है, मतलब ठीक है, बट दैट इज आई थिंक कंपनी पे उसका कुछ वो नहीं होगा, राइट? नहीं, जो कंपनी पे उस पर बिल्कुल इफेक्ट होता है। कंपनी के वर्किंग में, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में, कंपनी के शेयर प्राइसेस में जो आदमी रतन टाटा हैं वो अगर उनको डिफेम करी जाए, जैसे अनिल अंबानी है, डिफेम किया, रिलायंस पूरा ग्रुप उसके हिस्से का खराब हो गया। मुकेश अंबानी बहुत डेड, उसने की वो रिलायंस ADAG, क्योंकि उसमें धीरू भाई अंबानी का नाम है और रिलायंस का ब्रांड वो यूज कर रहा है, उसने उसे पेमेंट करके उससे रिलायंस के नाम और ब्रांड को खरीद लिया अनिल अंबानी से। क्योंकि वरना क्या होता, वो अगर वो बेच देता मान लो ICICI बैंक को या PNB को, वो उस ब्रांड के साथ क्या करते हैं रिलायंस, क्योंकि वो तो मुकेश अंबानी के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, देयरफॉर ही पेड रिलायंस कैपिटल का पैसा और रिलायंस कम्युनिकेशन का पैसा। सेम वे अगर रतन टाटा को डिफेम कर दिया जाए, ठीक है, कि इसने चोरी करी है फॉर एग्जाम्पल, सोचो टाटा मोटर और टाटा स्टील के साथ मैं डील करूंगा, नहीं यार रतन टाटा चोर है। तो सेम वे ये जितने बिग ब्रांड्स होते हैं, बिग ब्रांड्स मतलब नस्ली वाडिया एज अ ब्रांड, रतन टाटा एज अ ब्रांड, इलॉन मस्क एज अ ब्रांड, उसके नाम ही से सब कुछ बिक जाएगा। तो नस्ली वाडिया का अगर नाम खराब करने के पीछे अगर ही इज फंडिंग कांग्रेस, तो बीजेपी एंड अदर पार्टीज कैन डिफीट हिम सो दैट इसके पास पैसा ना हो। सेम वे यूपी के अंदर सुपरटेक, आम्रपाली, जेपी, ये तीनों बिग नेम्स, यूनिटेक 4th नेम,
ये तीनों फंडिंग कर रहे थे पहले, कभी अखिलेश को, कभी मतलब मुलायम को, कभी मायावती को। बीजेपी केम इनटू पावर और उसको उन दोनों को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? जो वोट कैसे खरीदेंगे? शराब और पैसे से। तो उनके फाइनेंसर को मारो ना। तो फाइनेंसर को जेल में डाल दिया उठा उठा। अब पैसा कहाँ से लाएगा भाई? तो वहां से फाइनेंसर खत्म करे और उनको जेल में डाला और अब उनकी कमर तोड़ दी। सेम थर्ड थिंग, एनजीओ से फंडिंग आ रही थी आउट ऑफ ये ब्लैक मनी आता था, वहां से वो डोनेशन के फॉर्म में एनजीओ में आ जाता था और एनजीओ इनकी इलेक्शन की फंडिंग करता था। उसको मार दो। एनजीओ सारे मोदी जी ने बंद कर दिए। तो जितना बड़ा ब्रांड होता है उतना ही नाम, वाडिया ग्रुप है, अगर वो रतन टाटा, क्योंकि वाडिया हो गए पारसी, रतन टाटा इज ऑल्सो पारसी, अगर ऐसा पारसी वो आपस में सही से नहीं बैठे थे इनकी कम्युनिटी में, अगर जिस मैंने मेसन्स के बारे में बताया, तो उसको अगर मेसन की नज़र है, मेसन्स एज अ वर्ल्ड लीडर, उनकी नज़र है ब्रिटानिया पे कि अपने शेयर बेच दे या हमें सील दे दे जितनी भी परसेंटेज मांग रहे हैं, एंड ही डिसएग्रीज, तो दे कैन यूज एनी एक्स पावर टू डिफेम हिम और मेक अ पैरेलल कंपनी इन इंडिया। सो उसके अंदर चाहे अमेरिकन हो या मेसन्स हो या कोई भी इतना पावरफुल ग्रुप हो जो आपसे बहुत सारे गुना ज्यादा पैसे वाला है, अगर आप उनसे जस्ट लाइक गुंडे, जस्ट लाइक दाऊद इब्राहिम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज की कॉस्ट या तो वो किल और बिजनेस। सो कॉम्प्रोमाइजेस वो आपको पता नहीं चलते, बट इंटरनल कॉम्प्रोमाइजेस जिस लेवल तक मुझे पता होते हैं, मैं ऑफ द कैमरा मेरे को बताना। एक कॉम्प्रोमाइज मैंथॉल पे मैं बताऊंगा हैपेंड विद वन ऑफ माय फूफा जी, तो ऑफ द कैमरा मैं बताऊंगा कॉम्प्रोमाइज आफ्टर दिस। ओके, और वरुण बेरी है इसका एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसने भी पहले पेप्सिको के साथ काम किया हुआ है। इसका 27 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन कंपनीज लाइक HULB एंड पेप्सिको। और ब्रिटानिया की प्रेजेंस मोर देन 60 कंट्रीज में है, लाइक UAE, ओमान और नेपाल में भी ये बहुत अपना मतलब जो नेपाल या और कंट्रीज में ये इंडियन डायस्पोरा को बहुत ज्यादा, जो इंडियंस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इनका सिर्फ 5% ही सेल है जो आउट ऑफ इंडिया से आता है, तो उधर भी मतलब एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी अभी है इनके पास। और एक लाइक इनका एक स्ट्रैटेजिक प्लान है कि 1 न्यू मार्केट अ ईयर, एक साल में एक न्यू मार्केट। तो इनकी ये कंपनी की हिस्ट्री क्या है? ये कंपनी 1892 में एक बहुत ही लाइक छोटी सी जगह पे ब्रिटिशर्स ने शुरू करी। छोटे पे घर में हाँ, कोलकाता के विद ₹295 रुपीज के साथ इन्होंने शुरू किया। और तब तक तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इतना अच्छे से आया नहीं था। उसके बाद ये मतलब कंपनी धीरे धीरे अपना एक्शंस इन्होंने बढ़ाए, फैक्ट्रीज खोली और अपना मतलब जो काम है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। उसके बाद 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कंपनी को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहां से मतलब ग्रो करने की। मुझे एक बात याद है, जैसे दादू वगैरह बताते हैं, जब इंडिया में इमरजेंसी लगी, ये नॉट इमरजेंसी थी जब वो इंदिरा गांधी वाला कुछ हुआ था 1984 में। सर वीडियो सेंड कर दो आपके मोबाइल पे, मैंने भी बनाया एक वीडियो इसी से स्टार्ट होता है। 1984 में तो इंदिरा गांधी मरी थी, बोला था ना आपने, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का बताया उसमें, 3 इमरजेंसी बताई थी ना। अभी सरला जी ने सुना नहीं वीडियो, मतलब थोड़ा सा मैं देख रही, थोड़ा सा आप प्रॉपर सुना। कोई बात नहीं। इसके अंदर मैंने कंप्लायंसेस के ऊपर
कंप्लायंस से शुरू, मतलब कंप्लायंस के बारे में बताया है, हमारे शॉप में आते हैं, बट जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैंने तीनों इमरजेंसीज क्या होती हैं वो एक्सप्लेन किया है। एंड सेकंड, रूपी का रोल, रूपी का स्टैंडिंग इन आरबीआई, वो 5-10 मिनट का इनिशियल स्टार्ट है। तो मतलब उस वक्त दादू बता रहे थे कि जब ये हुआ तो कईयों ने उस चीज का बहुत पॉजिटिवली फायदा उठाया था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब अपना काम बिजनेस बढ़ाने में। इसमें ना वर्ल्ड वॉर में तो अगेन ब्रिटानिया ने जो अपने मतलब इसका जो बिस्किट सर्विस था उस टाइम पे क्योंकि वॉर्स चल रही थी तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये डेवलप हुआ, ब्रेड के सेगमेंट में आया और 1955 में ये बॉर्बन लॉन्च हुआ था, जो फर्स्ट बिस्किट मैंने बताया। जब आपने पूछा कि कौन सा बिस्किट सबसे ज्यादा बिकता है इनका, तो मुझे नहीं लगता बॉर्बन सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन मैंने मतलब ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कहीं, बट ये फर्स्ट बिस्किट था जो इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा ये कंपनी की हिस्ट्री थी कि जब फिर इंडिपेंडेंस का टाइम क्लोज आया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा हम किसी इंडियन को ये कंपनी बेच देते हैं, तो उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स को ये कंपनी सेल कर दी। और कौन सी कंपनी? ब्रिटानिया। अच्छा, ब्रिटानिया ही सेल कर दी। गुप्ता ब्रदर्स को सेल करी। उसके बाद कंपनी मतलब इसका नाम भी तो चेंज पहले कुछ और था। ये 1979 में फ्रॉम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड टू ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गुप्ता ब्रदर्स काम है, मतलब हम हर जगह है। अच्छा। तो गुप्ता ब्रदर्स कहाँ गए फिर उसके बाद? उसके बाद सर मतलब वो बेसिकली इंडियंस के हाथों में ओनरशिप आई जब मतलब अच्छा, ब्रिटिशर सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स। ओके। क्योंकि ये रेगुलेशन थी ना कि 60% स्टेक इंडियंस के पास होना चाहिए, मतलब मैंने चली जाएगी आफ्टर इंडिपेंडेंस, चली जाएगी। सो मैं आफ्टर गुप्ता ब्रदर्स गुप्ता ब्रदर्स को सेल कर दी थी कंपनी ब्रिटिश। हाँ, उसके बाद कंपनी ने मतलब एक्सपेंशन किया अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, मतलब अपना नाम चेंज करने के बाद जैसे 1983 में इनकी सेल्स भी क्रॉस कर दी थी 100 करोड़ और 1986 में इन्होंने गुड डे लॉन्च करा और 1993 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें who was the person वाडिया वर्सेस राजन पिल्लई। तो वो मतलब इन दोनों में ब्रिटानिया की ओनरशिप को लेकर लड़ाई हुई थी कि कौन मतलब ये ओनरशिप किसकी होगी। तो बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस रंजन पिल्लाई की डेथ हो गई, जिसके बाद फॉर्चुनेटली फॉर वाडिया ग्रुप ये इसको वो कंपनी का स्टेक मिल गया 40%। तो द वाडिया ग्रुप एक्वायर्स क्लेम इन द कंपनी एंड बिकम इक्वल पार्टनर विद ये फ्रेंच की एक ग्रुप था डैनोन। इसके साथ ये वाडिया और ये डैनोन ये ब्रिटानिया के ओनर्स बन गए। मैं एक चीज बता दी, मैं उसकी रिसर्च रिपोर्ट ही खुल के बैठा तो बीच में एक आ गई। नेस वाडिया कौन कौन सी कंपनीज हैंडल कर रहा है वो ब्रिटानिया के अलावा, इसमें एक नाम बॉम्बे से कुछ एक और भी है। बॉम्बे डाइन के साथ साथ ना ये सबसे पुरानी कंपनीज में से है। एक और नाम आ रहा है बीबीटीसी, हमारे पास शेयर लिस्टेड है बॉम्बे बर्मा। ये ना बॉम्बे और बर्मा इज रंगून एट दैट टाइम, नाउ इट्स बर्मा। उनका बीच के ट्रेडिंग हैंडल करता है। तो ये दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड होता था बॉम्बे बीबीटीसी में। एंड नेशनल पैरोक्साइड ये फर्टिलाइजर कंपनी है। सेकंड वरुण बेरी जो हैंडल कर रहे हैं ब्रिटानियन। सेकंड इज एमडी, वो दूसरी कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज वो है जो चौकी बना रही है।
ओके मतलब पैसे क्या, कोई कपड़ा, अगेन कपड़ा सबसे तगड़ा जॉकी जिसकी सेल, देन थर्ड बंदा तो ब्रिटानिया में है, फोर्थ बंदा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के साथ गोदरेज में है, एंड एक कंपनी और जो उसने पकड़ रखी है वो और खतरनाक आ रही है, पिरामल। वो इस पिरामल इज समथिंग टू मुकेश अंबानी, जहाँ उनकी डॉटर भी आई है पिरामल में। एंड मतलब ऐसे ऐसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऐसे ऐसे ब्रांड निकल के आ रहे हैं जिनसे वो एसोसिएटेड है, यू कैनॉट इमेजिन। एक नाम आया गोवा कार्बन, गोवा में से कोयला निकलता है, एक गोवा कार्बन है, देन डाइची, देन ग्रिंडवेल, देन एस्कॉर्ट्स स्ट्रक्चर बना रही है। सो इनकी बोर्ड, मतलब मेरा मेन बताने का बीच में रोकने का पर्पस ये था कि बोर्ड ने स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड मेरे को दिखी है आज तक इतनी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद। गुड टू बाय। एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई सजेस्टेड दिस कंपनी टू माय क्लाइंट 2006-7, जस्ट लाइक दैट, आई थिंक द प्राइस था 100-150 रुपए, आज 4-1,000 रुपए। तब से मैं क्लाइंटों को मतलब एट दैट टाइम मैं खुद रिसर्च करता था, तब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बट उसके बाद मेरे को लगता है जो बीच में माइनस टाइम आया ना 2008-2014, तब मैं इन चीज़ों से हट गया कि कुछ ढूंढना है, कुछ नया निकालना है। चलो बड़ो गुड। उसके बाद 1995 में कंपनी ने अपना ये एक आइडेंटिटी बनाया, ईट हेल्दी थिंक बेटर। उसके बाद अगेन 1996 में ये और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए, जैसे मैरीगोल्ड और मिल्क बिकीज। ये उतने पुराने ब्रांड्स हैं, मतलब ये अभी के, ऐसा मुझे पहले लगा था ये मिल्क बिकीज अभी लॉन्च किया है, बट ये पहले सिर्फ मतलब इन्होंने बोला था पहले सिर्फ तमिलनाडु और साउथ इंडिया साइड में केरल, 2 स्टेट्स में मिल्क बिकीज ज्यादा सेल आउट होता था। अब तो इन्होंने वो पंकज की जो वो ऐड आती है मिल्क बिकीज की, दूध की शक्ति और रोटी के साथ, तो मतलब दे आर टारगेटिंग कि इंडियंस की ये हेल्दी बिस्किट है जिसमें आटा, रोटी की शक्ति एंड प्लस दूध का प्रोटीन। सो मतलब इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो बहुत मतलब इसको कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की इन-डेप्थ नॉलेज है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है विद 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स। तो मतलब ये according to the company 50% of Indian homes in some form or other use मतलब consume their products। यहाँ पे 50% मैं एक चीज ना, क्योंकि लिसनर्स को भी पता चल जाए और सरला जी को भी थोड़ी सी रोशनी मिल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एक एफएमसीजी, मतलब आपको मैं तो जानते ही हैं, एक एफएमसीजी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, वो जितना आप बता सकते हो बताओ। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया फैक्ट्री में, अब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, मतलब किस मतलब बचेगा कैसे हर जगह, और वहां तक पहुंचेगा कैसे। अगर मुझे इजीली अवेलेबल होगी वो चीज, तभी तो एज अ कंज्यूमर मैं मतलब बिस्किट्स अगर इजीली अवेलेबल होंगे। और फ्रेश ब्रेड, सोचो फैक्ट्री है यहाँ से हरियाणा कैसे जाएगी ब्रेड, वहाँ भी खोलनी पड़ेगी। रोज सुबह 6 बजे ब्रेड पहुंच जानी चाहिए, शाम के बाद ब्रेड वो आधे रेट पे चलिए हो जाती है। तो आज की ब्रेड आज ही बिक गई न्यूज़पेपर की तरह। सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर की फुल वैल्यू, ये हमने पढ़ा है बीए में, इतने बजे फुल वैल्यू और 12 बजे के बाद 0 वैल्यू, ये न्यूज़पेपर है। हाँ, मतलब ब्रेड अगर अर्ली मॉर्निंग में स्कूल जाना है बच्चों को, तब तक तो चाहिए ना शॉप पे कि बच्चे ले और आज वाली ब्रेड आप कल नहीं लोगे। हाँ, क्योंकि हमें कल वाली बासी हो गई, नहीं खाते। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसे हैंडल किया डिस्ट्रीब्यूशन का, और
जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही करी जाए। डिस्ट्रीब्यूशन की अब हार्डकोर कंपनियां आती हैं। हमारे दिल्ली के आसपास सबसे बड़ी बन गई है डिलीवरी एक कंपनी आ गई है मानेसर में, विच इज, मैं उसका वेयर हाउस देखकर मैं जा रहा था किसी म्यूजियम, वो वेयर हाउस, मतलब मैंने बहुत वेयर हाउस देखे हैं दिल्ली के बाहर, बट वो मानेसर में मैंने साइज नहीं देखा था वेयर हाउस का। वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज का काम कर रही है, उसका नाम ही है डिलीवरी। ह्यूज कितने किलोमीटर में उसकी वेयर हाउस था, मैं नहीं देखा। तो अब आप जब सड़क पे निकलो तो देखोगे ये थोड़े दिनों में लिस्टिंग में आएगी। उसके जो सेलर्स होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बच्चे, उनके पीछे लिखा होता है डिलीवरी, DELIVEHRRY शायद। तो देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि मैंने, हाँ मेरे को दिखने लग गया, मतलब यहाँ आपने फैक्ट्री देखी, अब लोग भी दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ब्रांड लीडरशिप की स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बहुत पुराने टाइम से लोग इस ब्रांड को जानते हैं। और ये ब्रांड्स में एक चीज और करता है कि जैसे सर बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट से लड़वा दो। अब अगर मैं गुड डे उठाऊं या फिर मैं न्यूट्री चॉइस उठाऊं, होगा तो ब्रिटानिया का ही बेनिफिट प्रॉफिट, तो मतलब सेल तो ब्रिटानिया की हो रही है इनडायरेक्टली। तो मतलब ब्रिटानिया ने इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स और टेस्ट के बिस्किट्स लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में कि मतलब अगर एक शेल्फ पे आप गए हो शॉपिंग करने और बिस्किट्स लेने हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि वो आप कोई और कंपनी उठा, हाँ, टाइगर के प्लेन में तो चॉकलेट भी कितने उसमें अलग एंड नंबर ऑफ मतलब टेस्ट और फ्लेवर्स और वैरायटी। तो मतलब इसने ये वो कहते हैं ना, अपना कॉम्पिटिटर इस तरह खत्म किया कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से लड़वा दो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, इसके जितने भी एड कैंपेन्स है डिजिटल भी और टीवी पे भी, जैसे ये वाला मैं बताई थी मिल्क बेबीज का आता है, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एड कैंपेन्स विद एन इमोशनल कंटेंट एज वेल टू, मतलब वो कंज्यूमर तक पहुंचे बात। स्केलेबिलिटी अगेन, जैसे मतलब बजट में बोला गया कि हम और जॉब्स क्रिएट करेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी, जितनी लोगों के पास इनकम होगी उस हिसाब से खाने वाले मुंह बढ़ेंगे एंड उनको मतलब वो लोकल प्रोडक्ट से कुछ ब्रांडेड चीजें जो हेल्दी हो उनके लिए वो खरीदें। अगर हम ब्रिटानिया के रूरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, मतलब इस चार्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 3 years में देखें तो 19,000 इन मार्च 2020, 23,000 in March 2021 and 26,000 in December 2021. तो अभी रिसेंट क्वार्टर फिस्कल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 की रिसेंट कॉन कॉल में इन्होंने बोला है कि वी हैव सीन नो स्लो डाउन एज फार एज रूरल इज कंसर्न्ड. We continue to build on our distribution in FMCG and in fact market share growth in rural is 2 times what it is in urban. तो इनका ये बोल रहे हैं कि इनकी जो मार्केट शेयर ग्रोथ है वो रूरल में 2 गुना है अर्बन के उससे। अगेन क्योंकि अर्बन में पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम और पॉपुलेशन कम है। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज, तो बिस्किट के सेगमेंट में ये खुद बोल रहे हैं कि 90% पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन जो कंजम्पशन की पर कैपिटल कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है, जैसे 2 kg पर कैपिटल कंजम्पशन है, और अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो 10 kg पर कैपिटल कंजम्पशन है, तो बिस्किट में
यही अपॉर्चुनिटी है कि वो कंजम्पशन बढ़ जाए। पेनिट्रेशन काफी हो चुका है। केक में बहुत इनोवेशन के थ्रू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे अगर पढ़ा हो तो कैसे? लाइन तो बड़ी अच्छी बोली आपने, बताओ। मतलब वो ही कि न्यू मतलब डिफरेंट टेस्ट और उसके साथ एक मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या चल रहा है? जैसे मेरे को तो ब्रिटानिया के 2 ही दिखते हैं, 1 चेरी 1 चॉकलेट। मतलब हाँ यही 2, ज्यादा नहीं है केक में इनका अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। स्टिल सेल होता है, लेकिन ये मैं बहुत अच्छा बोला था, बट उसको सपोर्ट नहीं कर पाए कि हाउ कैसे ये मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रस में although traditional category with a fair number of unorganized player, Rus has now become more competitive. The category has multiple value-added product offering in other countries, but has not witnessed any significant technology changes or product innovation in India. तो अगेन ये इसमें यही बोल रहे हैं कि इसमें बहुत अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। कई बार रस की बहुत ऐसी कंपनीज होते हैं, लोकल ब्रांड्स, जो मतलब ब्रांडेड नहीं, कई लोग यूज करते हैं रस जो ब्रांडेड नहीं होते हैं, तो लूज भी मिलते हैं। लूज भी मिलते हैं। हम तो लूज ही लेते हैं, मतलब रस खरीदते ही नहीं। ये क्या मैंने देखा है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं खरीदा, और हमेशा लूज ही। हाँ, लूज पैकेट्स लेते हैं, बट हाँ ब्रिटानिया के कम वो पैकेट या तो क्वालिटी का होगा, या फ्रंटियर का ये होगा, हाँ। या यादव का होगा, तमना नगर जहाँ से मैं लाता हूँ। मैं ये वाला जो इसका येलो कलर का पैकिंग आता है, जो मॉल्स वगैरह में होते हैं, हाँ, वो हमने एयर मार्केट से शॉप्स होते हैं, उनसे लेते हैं। और कितने सालों से, आई थिंक 20 या 30 साल हो गए ना, वही रस और वही फैन चल रही है उन्हीं दुकानों की, कहीं से नहीं और बाय करें। ब्रेड में the category is witnessing consumer preference for healthy and value-added product, which provide significant opportunities for established player and new entrants. ब्रेड्स का ब्रिटानिया का जो मतलब मार्केट शेयर है वो pretty good है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स तो है ही, जैसे कि हार्वेस्ट गोल्ड है और कौन है? आप कौन सी यूज करते हैं? ब्रिटानिया। मैं तो खाता ही नहीं, मेरे घर ब्रिटानिया आती है। ओके, आपके मैं इसीलिए ये सारी कैटेगरीज देख के ना, लाइक व्हाट हैपेंड 3-4 मंथ्स में मैंने ये सब छोड़ा था। तो कुकी खाना है या रस लेना है या केक घर पे रखा भी होता है या ब्रेड रखे तो क्रेविंग नहीं होती। मैंने इसको ना पढ़ा, आफ्टर अ व्हाइल ना आपकी ब्रेन से ना वो सेल डेड हो जाती है, जो आपको कोक, पेप्सी या आइसक्रीम या ब्रेड खाने से नहीं कोई भी चीज जब छोड़ दो ना, तो आपकी जैसे चॉकलेट है, कल किसी भी चीज की क्रेविंग ही खत्म, जो क्रेविंग खत्म करनी होती है ना, you just immediately leave that thing for a few time and मुंह में से टेस्ट खत्म हो जाता है। तो if you eat any pasta or a pizza, I won't be tasting in my mouth so that मेरे को craving आए। तो इसीलिए I don't eat bread at all। उसके बाद डेयरी बिजनेस में ये बहुत अच्छा स्कोप शो कर रहे हैं कि डेयरी बिजनेस में जैसे कि अपना चीज लॉन्च करा है इन्होंने, और उसको भी इस तरह एडवर्टीजमेंट में शो किया कि ये कितना मतलब ये हेल्दी, किस तरह हेल्दी है ये यूथ के लिए। तो उसमें ब्रिटानिया को बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, एंड अब आफ्टर बिस्किट्स इनका मेन फोकस है अपॉन डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद एडजेसेंट में वेफर्स, जो कि मतलब अभी बहुत ज्यादा नहीं प्रेवलेंट है इंडिया में, मतलब नहीं, मतलब है तो, बट बहुत ज्यादा सेल
नहीं है अगेन इस सेक्टर से भी। ये वेफर वो वाले वेफर नहीं है, चिप्स। ये जो क्रंचीज नहीं होती, वो जो ग्रीन फील्ड होती है, मतलब क्रंचीज टाइप ग्रीन फील्ड, वो वाले वेफर क्या बोलते हैं इसको, जो भी। हाँ क्रीम वेफर, ये वो जो बिस्किट टाइप बच्चे खाते हैं। आई डोंट नो, आई एम एबल टू एक्सप्लेन और नॉट, लेकिन वो वाला नहीं है जो आप बोल रहे हो, चिप्स नहीं। और क्रॉसो, तो ये बोल रहे हैं कि एज कंज्यूमर इन इंडिया आर गेटिंग एक्सपोज टू एन इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ ग्लोबल फूड, तो इनको क्रॉसो की जो ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है इंडिया में। उसके बाद थ्रेड्स जो मतलब ये मेजर थ्रेड जो ब्रिटानिया का है वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट सर्ज। इन्होंने अभी अपने मतलब Q3 के जब इनके रिजल्ट्स आए तो इन्होंने बताया कि शुगर, मिल्क एंड फ्लोर के और एज वेल एज दैट नॉट क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, इन सब के जो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के इनको कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ी और उसमें जो क्वांटिटी दे रहे हैं वो भी कम करनी पड़ी। क्योंकि वो ही चीज है, अगर एकदम से ज्यादा कॉस्ट बढ़ाएंगे तो डिमांड पे। हाँ, मैं अभी याद आया मेरे को कि तब उन्होंने यही करा कि ग्रामेज कम कर हाँ, दो, 12 में से 1 बिस्कुट कम कर दो। तो ये बहुत मतलब बड़ा थ्रेड है रॉ मटेरियल कॉस्ट सर्च। तो इसमें इन्होंने शो किया है कि Q1 में इन्फ्लेशन बढ़ी 4%, Q2 में 14%, Q3 में 20%। तो उसके लिए उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने प्राइस इंक्रीज एक्शन लिया। जब 4% बढ़ी तो 1% प्राइस बढ़ाया सिर्फ। तो मतलब कॉस्ट एफिशिएंट बेसिस से ये वो कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं ताकि डिमांड भी कम ना हो, एज वेल एज थोड़ी बहुत मतलब क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेंड है इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो FMCG में न्यू एंट्रेंट्स का आना इजी है, ऑल्दो इसका एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है पहले से ही, बट अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज पार्ले जी इन बिस्किट सेगमेंट, जो कि बहुत उसकी जो पेनिट्रेशन है वो ब्रिटानिया से बहुत ज्यादा ही। मैंने इसी के टाइम मतलब इसकी रिसर्च में पढ़ा कि रिमोटेस्ट विलेजेस में भी पार्ले ने अपना प्रोडक्ट पहुंचाया हुआ है, और वो एक 2 रुपए वाले भी जो पैकेट्स आते थे और 4 बिस्किट्स वाले, सो दैट वो उन लोगों के लिए खरीदना और खाना आसान हो जो मतलब विलेजेस में है। उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स में भी ह्यूज कंपटीशन है, मतलब जैसे रस्क में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं, और ब्रेड में हार्वेस्ट गोल्ड जैसे और भी ब्रांड्स हैं। रूरल डिमांड स्लो डाउन इज वन ऑफ द रिस्क। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे कुछ भी मतलब कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है, या उनकी इनकम अगर उनकी इनकम अच्छी ग्रो नहीं हो रही है, तो वो फिर ये बिस्किट्स एंड ऑल इतने बाय नहीं करेंगे। वो बहुत एसेंशियल चीजें हैं। बिल्कुल सर, इसको ना क्योंकि पीपल आर ऑल्सो लिसनिंग यू ना, इसको ढंग से बताओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रूरल डिमांड स्लो डाउन है। नहीं, आप सिटी में ही रहो, सिटी में ही अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो हम खाएंगे क्या?
सिटी में हम रह रहे हैं और हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, महंगाई बढ़ती रहे, हमारी सैलरी इंक्रीज ना हो, तो हम ये बिस्कुट और कुकी मतलब फिर हम रोटी दाल और उसी पे रह जाएंगे ना। तो इनकम इंक्रीज होना मतलब लोगों की इनकम इंक्रीज होना या किसी वजह से उनका पैसा बचना बहुत जरूरी है, सो दैट इस कंपनियों के लिए, सो दैट तभी आप रस और बिस्कुट और उसके ऊपर जाओगे, नहीं तो छोड़ दोगे। और सप्लाई चेन, तो जो सप्लाई चेन network is exposed to potentially adverse events such as physical disruption, environmental या industrial accident, labor unrest, trade restriction, disruption at key supplier, which could impact, मतलब इनके लिए supply chain सबसे important factor है। अगर थोड़ा सा भी disruption supply chain में आता है तो इनकी sale directly हैम्पर होगी। और कोविड-19 जब हुआ था तो तब बहुत ज्यादा मतलब चैलेंज फेस किया था इन्होंने सप्लाई को लेकर। अगर डिमांड थी तो मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन उसको पहुंचाए कैसे। उसके बाद जैसे ये कंपनी सीज क्वालिटी मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग कोल्ड चेन एज प्राइमरी ग्रोथ चैलेंज, और इसको एड्रेस करने के लिए कंपनी किस चीज में इन्वेस्ट कर रही है, फार्मर से कनेक्ट कर रही है ताकि मतलब मिल्क प्रोक्योरमेंट उनका इजी हो जाए, मतलब उनको मिल्क आराम से मिलता रहे। Ensuring consistency and quality of raw material। तो ये एक है ब्रिटानिया वर्सेस सेंसेक्स और ब्रिटानिया वर्सेस निफ्टी का चार्ट। लाइक अक्टूबर 20 तक तो ब्रिटानिया का जो प्राइस था वो सेंसेक्स के प्राइस से ऊपर चल रहा था, बट अभी ये चार्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2021 में डाउन चल रहा है और सेम सेंसेक्स के साथ भी। ब्रिटानिया इज ब्लैक एंड सेंसेक्स और निफ्टी इज रेड। सल्ला जी आपको जो वीडियोस थे वो देखने शुरू करें नहीं करें? इसके अंदर ये जो जैसे मैम ने बोला वो आपको चार्टिंग वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है। ये अब हो सकता है देखकर लगे कि ये क्या है, सिंपल सा है या क्या साथ में रगड़ खा रहे हैं। इसके अंदर ना जैसे मैम ने तो बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, हमने एक किसी कंपनी को बेंचमार्क बनाया, मतलब ये कंपनी ने किसी चीज को अपना कि मैं अपने शेयर के प्राइस को किस चीज से कंपेयर करूं, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। वो सेंसेक्स भी ले सकता था, निफ्टी भी ले सकता था, निफ्टी 100 भी ले सकता था, निफ्टी 500 भी ले सकता था, बट उनके रिसर्चर्स ने ये करा कि हम सेंसेक्स से कंपेयर करते, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन कंपेयर करते क्या है कि कितना क्या मूव करे, उसके अकॉर्डिंग हमारा शेयर प्राइस कैसे चल रहा है, हमारी शेयर की चाल क्या है। तो यहाँ वाले को अगर सिर्फ देखो, ये ऊपर है सेंसेक्स का, नीचे है निफ्टी का, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, बट ये है निफ्टी और ये है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ऊपर से आकर काट रहा है, निफ्टी नीचे से इसको काट रही है। मतलब ये हुआ ब्रिटानिया की रिटर्न स्लो है, निफ्टी की रिटर्न हाई है। तो इस कंपैरिजन से या तो कंपनी और एफर्ट डाले, अपनी सेल बढ़ाए और निफ्टी को, सेंसेक्स को या निफ्टी को पीछे छोड़े। अब अगर ये नीचे से आकर, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में इमेजिन करते हैं, नीचे से आकर अगर इसे काट ले तो वो क्लियर कट पॉइंट होता है बाइंग का।
और हम यहाँ से सिर्फ एक बार काटा है वो कहीं तक भी जा सकता है। अब ये हम कहते हैं ऊपर से आके काटा है, ऊपर से काटा है तो ये साइन है मंदे का। ये हाँ, मतलब नीचे आके काटा है ना? हाँ, ऊपर नहीं। ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे ऊपर से आके। नीचे। एक तो क्या होता है कुछ टाइम ये दोनों ऐसे से रगड़ते रहें और फिर यूं काटते रहें। एक ये है कि ये यहाँ से यूं आके घूम, यहाँ एग्जैक्टली सेलिंग पॉइंट बनता है, जल्दी ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। काटना टेक्निकल में बहुत इम्पोर्टेंट एक वो है पैरामीटर। इससे आप जब अपने कोर्स में पढ़ेंगे तो ये निकल कर आएगा कि हमने ये बेंचमार्क लिया हुआ है। बेंचमार्क से लिया ना कि हमारी ग्रोथ है, हम इस कंपनी को किससे कंपेयर करें। मान लो हम पार्ले से कंपेयर करें, भी पार्ले कहता है पार्ले तो मेरे से बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है, तो किससे मैं अपनी स्पीड या अपनी तरक्की को कंपेयर करूं, सो दैट मुझे ये पता लगे मैं स्लो चल रहा हूँ कि मैं फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट चल रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं फास्ट चलने में मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और स्लो चल रहा हूँ तो मैं क्या करूँ कि अपनी स्पीड बढ़ाऊं, कमाई करूँ। इसीलिए हमें एक बेंचमार्क चाहिए होता है जिससे हम अपने शेयर को या अपनी ग्रोथ को कंपेयर करें, और ये चार्टिंग से ही पता चलता है। आई डोंट नो कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया, बट मैंने इसीलिए डाला, मुझे समझ नहीं आया था पहले, मैंने इसीलिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिली दिखी तो मैंने डाल दिया कि मतलब इस तरह डिस्कशन में अब जैसे समझ आ गया, आपने समझा दिया। कुछ क्लियर हुआ? हाँ हुआ, मुझे हुआ थोड़ा बहुत कि मतलब जैसे नेस्ले से अगर मुझे ये देखना है मैं स्लो जा रहा हूँ या बहुत फास्ट जा रहा हूँ, एक किसी से कंपेयर करके देखनी है अपनी ग्रोथ। तो अगर फॉर एग्जांपल नेस्ले ले लें अपना कॉम्पिटिटर, तो वो तो हमसे बहुत हाई लेवल पे वो है, मतलब हमें नहीं पता कि वो राइट पर्सन है या नहीं टू कंपेयर विद। तो इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी तो मतलब इंडिया का बेंचमार्क है, तो हम इंडिया के बेंचमार्क से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से कि मेरा अगर शेयर स्लो चल रहा है, इसका मतलब मैंने बहुत कुछ गलतियां कर रखी हैं। हमें इन चार्टों से एंट्री और एग्जिट क्लियर दिखती है। कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। अब चार्ट पढ़ने ही ना आए, इसीलिए मैंने आपको जो दिया फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का दिया इकट्ठे कि मैंने तो ये सालों से किया है, कर करके बोर हो गया हूँ। अब ये सबको ट्रेन कर रहा हूँ कि कुछ नया चैलेंज निकाल के लाएंगे तो मेरा इंटरेस्ट आएगा वापस पढ़ने में। ओके, बिजनेस स्ट्रैटेजी तो पहली है क्रिएट अ स्ट्रैटेजी टू विन इन मेनी इंडियाज। तो अगेन ये वही है कि मिल्क बिकीज लॉन्च करा जिसमें 100% आटा है और रोटी विद दूध की शक्ति। या उसके बाद स्ट्रेंथन द कोर, मतलब जो हमारा कोर ऑपरेशन है, जो मेन ऑपरेशन है, एक होता है कि वहां से हट के, जैसे बिस्किट सेगमेंट से हट के और चीजों में मुझे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में कर रहा है अभी। मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसमें अच्छी है, बट हमें अपना कोर वो हिलना नहीं चाहिए। हमें बिस्किट सेगमेंट से अगर अच्छा आ रहा है प्रॉफिट, तो वो बना रहे, उसके लिए डिफरेंट फ्लेवर्स में बिस्किट्स लाते रहना, उनको डिफरेंट पैकेट्स उनके चेंज करते रहना, मतलब और कुछ ऐसा लगे कि ये कुछ न्यू है और कस्टमर फिर अट्रैक्ट होके उस पे वापस आए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, लीड द मार्केट विद एन एज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंक्रीज करती जा रही है क्योंकि
FMCG में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। और इसमें कंपनी टेक्नोलॉजिकल चैनल्स भी, डिजिटल चैनल्स भी इंक्लूड कर रही है तो मतलब कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। जैसे अब कंपनी ने Amazon के साथ टाई अप किया था अपना एक न्यू प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च करने के लिए, चंकीज, क्या नाम था उसका, आई जस्ट फॉरगॉट। वो मतलब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया Amazon के साथ टाई अप करके। तो मतलब जो ग्रोपर्स और ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कंपनी अपना वहाँ पे भी रीच एक्सपैंड कर रही है। कभी सोचा कैसे ऑनलाइन में कैसे आप ग्रोफर को और Amazon को पेमेंट करते हो कि कोई भी बिस्कुट डाले तो सबसे पहले ब्रिटानिया का शो हो कि पार्ले जी का शो हो। जस्ट लाइक गूगल एडवर्ड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप पेमेंट करके ये फाइनलाइज, ये पैसे देकर ये निकलवा सकते हो कि किसका कौन सा ब्रांड शो हो। ग्रोफर पे कभी करके देखना, आपको उसकी जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पता चल जाएगी। वंस यू पे हायर फीस, जैसे यू डिड जस्ट डायल, तो जस्ट डायल पे कोई शेयर ब्रोकर डाले तो पहले किसका नाम है, जस्ट लाइक ऑन गूगल कोई शेयर ब्रोकर डाले तो किसका नाम सबसे पहले है इन इंडिया और इन दिल्ली। सेम वे व्हेन यू पुट नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले शोकेस होता है। एंड उसको चाहे 200 कस्टमर ने खरीदा हो चाहे 500 ने, वहाँ पे वो दिखा देगा 10,000 कस्टमर रिव्यूज। तो ये गूगल पे जो सबसे पहले आता है वो गूगल को पैसे दिए होते हैं, कुछ तो पे वाले होते हैं ना, तो पे वाले होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं ना जिस पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप ऊपर आते हैं, ऐसा हमने हाँ, तो जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो अर्लियर वर उसमें वहाँ पे AD एड लिखा होगा, जस्ट लाइक यू पुट इन बाय शूज, सो बाय शूज में कुछ में वो एड लिखा होगा फर्स्ट 3, 4 और 5, एंड लेटर ऑन जो होंगे उनके अंदर फुटफॉल नहीं, उसमें SEO बेटर होगी। तो जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वेबसाइट बनाने का जो कोडिंग है वो अच्छी होगी, तो वो टॉप पर आएगा। वी पे फीस टू फॉर डूइंग SEO। उसके बाद न्यू टू मार्केट कॉन्सेप्ट एंड इनोवेशन, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, अगेन अनदर स्ट्रैटेजी वही है। इंटरनेशनल बिजनेस में इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के लोग बाहर है, उनको टारगेट करके कंपनी, प्लस इसका मतलब एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और अदर कंट्रीज में भी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूँ कि इंडिया के बाहर ये कैसे टारगेट करते हैं। इंडिया के बाहर एक तो वॉलमार्ट, उसके थ्रू टारगेट करते हैं। सेकंड टारगेट होता है जैसे US आपने नाम लिया, तो वहाँ पर किराने का सामान मैक्सिमम इंडियन किराने का सामान मिलता है पाकिस्तानी शॉप पर, तो वहाँ पर उनको पाकिस्तानी शॉप बोलते हैं। बहुत कम इंडियन शॉप्स होती हैं। और थर्ड नंबर पे कराची आती है, ये US के अंदर, जहाँ पे हम इंडिया के स्पाइसेस, प्रोमिस, ये इंडिया की जो पुराने दातुन और वो सब है, बबूल, वो सब भी मिलता है वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे मिलेगा। और ये MDX के मसाले से लेकर ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स वहाँ पे पाकिस्तानी शॉप, कराची शॉप या बांग्लादेशी शॉप या कुछ जगह इंडियन शॉप के नाम से यहाँ पे सारा इंडिया का सामान मिलता है। यूरोप के अंदर ब्रांड है Care4, CAREFFOUR। Care4 is just like a big bazaar, good multi brand, big outlets, mostly on highways. Same way Walmart, mostly on highways, big size stores, very cheap, and बिग बाजार वगैरह हमें यहाँ पे लगता है, बट वो क्वालिटी नहीं होती। बिग बाजार में थोड़ा मैसी सा गंदा सा लगता है, बहुत हाई एंड क्वालिटी होती है। तो पूरे यूरोप की जो चेन है वो Care4 है, और पूरे US की जो चेन है सबसे ज़्यादा वो वॉलमार्ट है, जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं।
मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया। यहाँ के कपड़े, मतलब वहाँ पे जाकर अगर आप कपड़े या कुछ भी खरीदते हो प्रोडक्ट, तो देखना होता है कि मेरे को हालकल लोकल खरीदना है या मैं इंडिया में ही खरीद लूँगा ना, ये कमीज यहाँ की खरीदती है। तो वो वहाँ के लोगों के लिए होता होगा ना, जो वहाँ रह रहे हैं इंडिया के, वहाँ जाकर। तो हम भी तो क्या करेंगे ना, जैसे अगर मान लो हम किसी बड़े इम्पोरियो या सेलेक्ट सिटी वॉक जाते हैं, वहाँ पे हाई पूमा और इनके महंगे ब्रांड हैं। अगर हमें उतना महंगा सामान नहीं लेना और लेकिन हमें जाके कुछ शॉपिंग करनी है, तो वहाँ के लोकल भी उन दुकानों से अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं जो उनको खाना पीना है। और केयरफुल और वॉलमार्ट के अंदर आप शॉपिंग करते हो ना, तो ये होता है ना, ये सोचकर कि मतलब एज अ टूरिस्ट यू आर गोइंग कि आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम देयर एंड दैट इज चीप। सो बजाय गोइंग टू एप्पल, यू बाय एप्पल एट वॉलमार्ट, तो वहाँ पे वो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। एप्पल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे यूनिफॉर्म है प्राइस, बट अदर ब्रांड्स के साथ ऐसा है। लाइक यू गो टू अ गुची स्टोर, तो गुची स्टोर पे पता चलेगा बैग कॉस्ट $4,000, बट वॉलमार्ट के अगर गुची है तो वो डिस्काउंट में $1,900-2,000 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए, $2 लाख रुपए का गुची मिल जाएगा। ऐसे फर्क। वो सेकेंड, थर्ड, ज़ारा इज अ फैशन ब्रांड जो हर 6 महीने में प्रोडक्ट अपने चेंज करती, तो ज़ारा का सेकेंड, पहला जो दिखा नहीं, वो जाएगा ये ज़बोंग एंड मंत्रा, और वो अगर ज़बोंग और मंत्रा पे भी नहीं दिखा तो जाएगा उससे और नीचे की शॉप्स पे जो हमारे लोकल मार्केट्स में आते कि हाँ ये ज़ारा है, ये ज़ारा है, ये ज़ारा है। तो ज़ारा को हर 6 महीने में अपने सारे वर्ल्ड के शेल्फ ऑफलोड करने पड़ते हैं। जब फैशन इंडस्ट्री का नाम आता है तो हाई फास्टेस्ट चेंजिंग फैशन इज ज़ारा, जो 6 महीने में अपना पूरा माल ऑफलोड कर देती है वेबसाइट्स को और सेकंड्स की शॉप को, इंक्लूडिंग ये रिलायंस ट्रेंड्स, वॉलमार्ट, इंडिया में रिलायंस ट्रेंड्स, जहाँ पे हमें लेवाइज और ज़ारा 2-2 साल पुराना कपड़ा वहाँ पर उसको स्टीम आयरनिंग करके वो वहाँ पे बिकने को आता है। तो हम सोचते हैं कि हम ज़ारा ले रहे हैं, ज़ारा में ये जैसे मेरी शर्ट है तो ये वहाँ पे अगर 5,000 रुपये की और मेरे को यहाँ पे 2,000 की मिल रही है, तो ये सेल में मिल गई ज़ारा 2,000। वो मैंने देखा मैंगो के अंदर एंड आई फॉरगॉट फ्यू ब्रांड्स जिसमें 100-200 रुपये की टी शर्ट आ रही है। 2,000 से नीचे टी शर्ट मिलती 200 रुपये की, वो कहाँ से उठा के आ रहे हैं, उसमें मैंगो का सिर्फ लेबल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग ही है स्टोरी। सो छोड़ो, वो हमारी स्टोरी नहीं है, डिस्कशन थियरी और बिटानी है हमारी डिस्कशन। और नेपाल में भी कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ मार्जिन दिख रहा है। पीयर कंपैरिजन, सर मैंने मतलब सोचा कि ब्रिटानिया के और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कहीं वो इन्वेस्टमेंट का आज ही बढ़ गया। तो ये स्क्रीनर पे सिर्फ नेस्ले शो करा था, जो कि मतलब मार्केट कैप देखो तो नेस्ले की 1,70,000 है और ब्रिटानिया की 82,000 है, मतलब 1,70,000 करोड़ और ब्रिटानिया की 82,000 करोड़। और करंट मार्केट प्राइस नेस्ले का है 17,000 अराउंड और ब्रिटानिया का 3,400 अराउंड। तो मतलब कंपैरिजन मुझे समझ नहीं आया, नेस्ले इज अ बिग कंपनी ना, मतलब ब्रिटानिया से अगर ऐसे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर। देखिए इसमें 2 बातें होती हैं। पहला तो आपके पास कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। मान लो यहाँ पे दूसरा नाम होता PR और उसकी मार्केट कैप होती 50, यानी 82 है तो 10,000 तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना और मुश्किल होता है। बट नेस्ले और ब्रिटानिया क्योंकि बहुत नेक टू नेक चलते हैं, मार्केट कैप आप देख रहे हो CMT से, नीचे वाले के शेयर 3400 का है, ऊपर वाले के 17,000 है, तो आपको 170 और 82 में फर्क दिख रहा है। वो भी 3400 कर दो, वो भी 3400 कर दो, तो मार्केट कैप दोनों में बराबर आ जाएगा। फिर क्योंकि मार्केट कैप इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
करंट मार्केट प्राइस। तो वो कोई बेंचमार्क है ही नहीं, अच्छा, वो जीरो है। जस्ट लाइक पीई को मैं जीरो मानता हूँ इन माय रिसर्च, ऐसे ही मार्केट कैप भी जीरो एक वैल्यू है, उसका कोई बेंचमार्क से मतलब नहीं है। बेंचमार्क असली जेब में क्या आ रहा है। आपने अगर वो वाली ऑटोबायोग्राफी अगर स्टॉक पूरी नहीं पढ़ी है, जब उसको पूरा पढ़ लो ना तब मैं बुक दूंगा। वो बुक है रोमांसिंग विद द बैलेंस शीट। टीएस ग्रेवाल कहीं स्टैंड नहीं करती उसका। The guy charged 10 lakhs for a one-day lecture. I forgot the name and तब आपको पूरी अकाउंट्स उल्टी पढ़ाई है उसने। हम जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करते थे तो इस एम कॉम में भी, और वो पूरा उल्टा पढ़ाया। सीरियसली मैंने अपनी मैनेजमेंट को बताया, वो कहती हाँ यार ये तो कुछ नया नहीं है। सेम वे CMP एंड PER जीरो वैल्यू के अब आप दोनों को समझ में आने लग गया है। अब मैं अपनी चीजें अपना रिसर्च बताता हूँ और थोपता हूँ। मार्केट कैप से हमें सिर्फ एक पैरामीटर दिखता है कि कंपनी बड़ी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और जितनी बड़ी कंपनी उतना वो स्टेबल होगी। बट किसी वजह से नेस्ले में जैसे कैडबरी में कीड़ा आ गया था, या मैगी में लेड था शीशा, मिल्क में, तो अगर 17,000 का शेयर यहाँ से 1700 रह जाता है एक दिन के, मार्केट कैप 170 से 50-20 रह जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो गलत कंपनी है। उसमें गलतियां मिली, उनको ठीक कर लिया जाएगा। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो भूल जाएंगे। पुराने स्टॉक्स के बैच नंबर चेंज कर दिए जाएंगे एंड वो वही माल सब बिक जाएगा। अगर वो नेस्ले और ब्रिटानिया, उससे छोटी कंपनी का क्या होगा, वो कंपनी खत्म हो जाएगी। बट नेस्ले और ब्रिटानिया को जो 100 साल की लेगेसी है, वो जो बुक में हम लिख रहे हैं लेगेसी स्टॉक, उन्होंने वो सब देख चुके हैं, कंपटीशन एंड किलिंग एंड ऑल दो स्टफ। देयरफॉर मार्केट कैप एंड वो आपका जो आपने बोला वो बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क इज ओनली वन इज द बेस्ट बेंचमार्क, नेट प्रॉफिट। तो अगर हम देखें कि सेल्स ये 3500 कर रहे हैं, ये 3800 कर रहे हैं, जबकि प्रॉफिट इसको आ रहा है 371 करोड़ और इसको डबल 661। सर क्या सिंपल ऑपरेशन एफिशिएंसी, मार्जिन, रेवेन्यू मार्जिन, ठीक है, मतलब सर ने बोला उसके हमें ऑपरेशन समझने पड़ेंगे। तो सिंपलेस्ट इज प्रॉफिट मार्जिन इन द प्रोडक्ट्स। बताओ समझाओ। सर ने बोला कि मैंने बोला प्रॉफिट डबल है जबकि सेल ऑलमोस्ट आसपास है, तो सर ने ये बोला मार्जिन, जैसे मैं 10 रुपए की चीज 15 में बेच रही हूँ और आप 10 रुपए की चीज 30 में बेच रहे हो। नेशनल मार्जिन ज्यादा, ऑपरेशन एफिशिएंसी होती ना तो सेल ज्यादा होती है। रेवेन्यू, हाँ तो रेवेन्यू, हाँ, तो हमारी पर प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा है, उसी वजह से हमें प्रॉफिट। नेस्ले की ज्यादा है ना बिना। वैसे भी बिस्किट में मार्जिन कम होता है, और मतलब अगर अभी की बात करें तो वो खुद कंपनी बोल ही रही है कि मेरा रॉ मटेरियल, वो जो कमोडिटी कॉस्ट है, शुगर, मिल्क, फ्लोर, उस पे इतना इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, और मतलब तो ऑब्वियसली मार्जिन तो कम है ही, क्योंकि ब्रिटानिया का मेन सेल सेगमेंट ही बिस्किट है, और वो छोटे थे मतलब, और पार्टी तभी ये डेयरी प्रोडक्ट के उस पे वो देख रहा है कि ग्रोथ दिख रही है, तो वहां पे डाइवर्सिफाई करना।
यहाँ से ये एक चीज मिली थी, तब मैंने पार्ले जी के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटानिया उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और उसका सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर ये कंपनी ने डाला, लेकिन ये नहीं लिखा कि लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है कौन। अब मुझसे ना सेकंड लार्जेस्ट मत पूछना, क्योंकि मैं लार्जेस्ट जब देखती थी तो मुझे काफी अच्छी चीजें मिल रही थी, तो मतलब मैं उसी में मजा आ जाता। हाँ, पार्ले जी। और मतलब पार्ले जी का मेन यही मैंने इधर लिखा हुआ है, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ कि स्पैन अक्रॉस द रिमोटेस्ट विलेजेस, मतलब इसकी जो रीच है ना, इतना डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ तक मेरा प्रोडक्ट मैंने पहुंचाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। बट पार्ले ने अपने बिस्किट्स में, क्योंकि उसका जो मेन नॉर्मल वाला ही बिस्किट है वो ही इतना मतलब सेल आउट होता है और सबको वही एक पसंद है कि वो ही लेना है, तो पार्ले ने अपना बिस्किट सेगमेंट में इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ। मतलब मैंने देखा था 3-4 थे, पार्ले गोल्ड आ गया, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही, जबकि ब्रिटानिया ने अलग अलग क्रीम्स और अलग अलग फ्लेवर्स, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग, मतलब उसमें बहुत ज्यादा जैसे वो ये जिमजाम एकदम अलग उनका इनोवेशन था, लिटिल हार्ट्स अलग वो हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का 50% है, पब्लिक 20%, FII 17% और DII 11%। ओके, फिनिश फाइनेंशियल्स। ये थोड़ी लंबी हो गई थी, अभी भी मुझे लग रहा था कि ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये राइट, मतलब अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐसे लग रहा था और पढ़ना है और डालना है, और इसलिए अभी इसका कुछ मैंने वो डिजाइन और वो सब चेंज नहीं किया, वो भी अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी। फाइनेंशियल्स में मेन नेट, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सबसे जरूरी, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट बहुत खराब हुआ है इनका। अगर मतलब 2021 के क्वार्टर 1, 2, 3, 4 की बात करें तो ग्रोथ हो रही थी 26%, 26% से आया 11% और उससे आया 6% एंड देन 8%। और रीजन इन्होंने यही कोट करा है कि कॉन कॉल में कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कमोडिटी कॉस्ट। तो इससे प्रॉफिट कम हुई कि सेल कम हुई? अभी आपने क्या बताया वो तो मैंने सुन लिया, प्रॉफिट कम और दिखा रहे हो या सेल कम हुआ? सर ये तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तो दोनों कम हुआ। सेल तो 2020 में कम हुई होगी, लॉकडाउन में प्रोडक्ट पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं रहे होंगे ना वेंडर, मतलब जब सब कुछ बंद था तो पहुंचे नहीं। और दूसरा क्योंकि सब लोग एसेंशियल्स की तरफ मूव हो गए थे ना, कि रोटी कपड़ा चल जाए, और जिनकी सैलरी कट हुई, सैलरीज आई नहीं, उनकी और प्रॉब्लम्स हैं, सो इसीलिए वो बेसिक केक बिस्कुट और कुछ लोग वो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट के वो फर्स्ट पैरा में लिखा था कि कुछ लोग तो इकट्ठा करने लग गए थे ऐसा वाला सामान, बिस्किट्स और नमकीन एंड ऑल। और ये क्योंकि लंबा था, इतना भी ये वाली शॉप सब कुछ ही बंद हो जाएगा, थोड़ा सब मतलब, तो तब सेल्स पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट कवर हुआ था, उनका कवर हो गया था नेक्स्ट क्वार्टर्स में। तो ये मैंने इस बार की रेशियो सीधा कंपनी का उठाया, जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब भी था इनका। इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया था, थोड़ा सा स्क्रीनर से हल्का फुल्का फर्क था, बट ये कंपनी की ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट से लिया डेटा। क्या है इसमें?
तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहे हैं, पहले थी 34% और 2020 और 21 में 53% दिखा रहे हैं, जो कि ठीक है, मतलब गुड में आ जाएगा, अबव इवन अच्छी है। उसके अलावा बुक वैल्यू दिखा रहे हैं 137, जो कि मतलब पहले 177 थी, अब कम हो गई है 137 पे। तो इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन दूं, मतलब बुक वैल्यू ये होता है कि अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज बेच दे तो मतलब उसकी कितनी कंपनी की कितनी वैल्यू बचेगी। मान लो 100 रुपए का क्या हुआ, जैसे 100 रुपए की वैल्यू बची 105, तो वो 5 ऊपर की मतलब 5% वो उसकी बुक वैल्यू होती है। ऐसे ही होता है, मेरे को नहीं पता है। तो फिर आप हंस क्यों रहे हो? ऐसे आ रही है। अच्छा, तो डिविडेंड इस बार रिड्यूस हुआ है, पर कंपनी अच्छा ही डिविडेंड देती आई है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.1% था ओवरऑल पिछले साल का, और इस साल का है 3.9%। उसके बाद ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगेन इम्पोर्टेंट होता है कि जो मतलब कितनी जल्दी इन्वेंट्री खाली हो गई है। तो सर इन्होंने पता स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिखाया है, ये कंपनी का डेटा है जो मुझे बहुत मतलब मैंने सर्च किया बट इसमें मैं बहुत परेशान हुई हूँ। 49 ये दिखा रहा है 49 टाइम्स, जो कि गलत है। मैंने भी मैंने सोचा डेज होगा, मैंने स्क्रीनर से जब कंपेयर किया तो 365 डिवाइडेड बाय 49 करेंगे तो इट वाज 2-3 दिन पहले कैलकुलेट किया था, करना एक बारी, और 365 डिवाइडेड बाय 49। कंफ्यूजन कहाँ है मेरे को वो बताओ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। सर एक होता है डेज, इतने दिनों बाद कंपनी, कितने दिनों का माल मैंने रखा हुआ है, और एक होता है टाइम्स कि साल में इतनी बार मैं अपना इन्वेंटरी खाली हो गया और दोबारा भर रहा हूँ, मतलब बनाएंगे इतनी बार खाली करके कह सकते हो दोबारा। नहीं मेरे को समझ में आया जिससे कि स्टॉक की इतने टाइम्स का स्टॉक मेरे पास रेडिली अवेलेबल होता है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। पता नहीं लाइक जैसे आई थिंक फिर इसको ना हमें 49 डेज का ही लेके चलना चाहिए, है ना। इन्होंने क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला भी मेंशन करा हुआ है, उसके आगे इन्होंने टाइम्स लिख के 49 दिया हुआ है, और स्क्रीनर पे ये नहीं है ऐसा कुछ फिगर। तो फिर 49 डेज की मेरे पास कि कल अगर फैक्ट्री बंद हो जाए या रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाए तो 49 डेज का मेरे पास प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल है वेयर हाउसेस के अंदर। सर डेट टू इक्विटी रेशियो से मुझे लग रहा है कि 28 से 54 हो गया, तो कंपनी के ऊपर कंपनी का ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो सामने आया था आफ्टर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बाद, कि डेट, तो कंपनी के पास इसका मतलब लिक्विडिटी की थोड़ी कमी है, जो फ्री मतलब कैश फ्लोज है वो कंपनी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, उसमें थोड़ी कमी है। मैंने देखा इसमें 21 पे बैठा कि कंपनी का डेट 28 बिलियन रुपीज हो गया फ्रॉम 24, लेकिन साथ में ही उसने अपना कैश रिजर्व
7.5 बिलियन रुपीस का कर लिया, मेकिंग नेट तो डेट net, एज 20। ये तो हुआ एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर डेट फ्री मेरा होने का मनी नहीं है, बिकॉज बैंक मेरे को 6% 7% में पैसा देगा। मैंने लोन, जैसे मैंने अभी पीछे जो हमने स्वीटी मैडम को प्रपोज किया, CFA और CFP जो दो फाइनेंस की डिग्रीज है, वो क्या सजेस्ट करती हैं अमेरिकी, क्योंकि दोनों अमेरिकी कोर्स हैं, कि आप डेट फ्री रहो, क्योंकि वहां पर डेट जो है, उधार जो है, बैंकों से जो कर्जा है, होम का मेरे को रेट नहीं पता, बट होम के अलावा क्रेडिट कार्ड और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज वेरी हाई, प्रीटी हाई, 15 से 20% की रेंज में चलता है। FD जबकि 1% और लो है। सेम वे होम, आई थिंक मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूएस का, तो वो ये नहीं चाहते कि आप वो उस साइकिल में फंस जाओ जहाँ पर आप पे ना कर सको। Therefore, they always suggest to US citizens कि आप डेट फ्री रहो, क्योंकि डेट का रेट बहुत सही है। यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट अब बहुत सस्ता है, और क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसीलिए इक्विटी में रिटर्न बहुत अच्छी है जो यूएस में नहीं है। Therefore, वहां का अगर पढ़ाई करेंगे CFP और CFP, they will suggest कि आप डेट फ्री रहो। ये मेरे को किसने सिखाया ये लाइन, बाकी चीजें मैंने ऐड करी। मेरा दोस्त जो दिवेश जो यूएस से पढ़कर आया, कि इफ यू फॉलो देयर बुक्स एंड देयर पैटर्न, तो वो वहां की इकोनॉमी और स्टाइल से बना। तो आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टाइल के अकॉर्डिंग बोलना होगा, क्योंकि वहां पर जो साइकिल्स हैं तेजी और मंदी के, इसीलिए उनकी बुक कहती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट हैज टू फॉर 10 इयर्स। हम यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी साइकिल फास्ट है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इज ह्यूज। सेम वे जो आपने डेट वाला पूछा, यूएस सिटीजन विल से बिकॉज द डेट उधार का ब्याज ज्यादा है, सो इसीलिए हम उधार ना लें। ये कहती है CFA CFP की बुक। हमारे यहाँ पे क्योंकि उधार बहुत सस्ता है और रिटर्न दूसरी जगह हमें ज्यादा मिल सकता है, इसीलिए हमने स्वीटी मैडम को सजेस्ट किया कि आप 6.7 पे होम लोन ले लो और 15 से 20% इक्विटी में कमा लो। तो इन्होंने भी हो सकता है उधार लिया बैंक से मान लो 8% पे, और उसको किसी और कंपनी में कोई ये इनकी आपने 14% रिटर्न बताई कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें 14% आ रही है। अगर 14 और उससे ऊपर की रिटर्न नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल सकती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ज्यादा है इनका। हाँ, तो हम क्यों नहीं वो सोर्स यूज करते। अब मुकेश अंबानी के पास के पैसे की कोई कमी है, लेकिन फिर भी द रियल बिजनेसमैन नोज कि हमें उधार लेकर और उस उधार से बिजनेस चलाना है और वहां से रिटर्न निकालना है। अपने कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करके रखना है, या अपने कैपिटल को हमें इंडिया के बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दैट वो अलग से बम्पर रिटर्न है। हाँ, मतलब उन्होंने वहाँ से कम पे ले लिया बैंक से और उसको आगे किया, तो उससे उनको वहाँ से डबल रिटर्न मिली, वो बैंक का भी हो गया, उनका भी प्रॉफिट मिली। और अगर कल को नहीं चुका, नहीं रिटर्न आया, तो हम कंपनी बेच के दे देंगे, नहीं देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, मेरा कैपिटल तो कमा रहा है। That's it. और current ratio 1.4 से 1.2 है, but above 1 is okay. Return on equity 10 years 39%, 5 years 36%, 3 years average 37%, last year 47%. अच्छी है. Sales growth अच्छी ये है. तो बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी इनको कैसे पता चलेगी? So return on equity measures the ability of a firm to generate profit from shareholder investment in the company. यानी कि इक्विटी के ऊपर
जो इक्विटी है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, उस पर कितना प्रॉफिट कमा पा रही है कंपनी? मतलब पूरा ही जो पैसा है कंपनी में वो शेयर होल्डरों का ही आया हुआ है। इवन द ओनर्स आर द शेयर होल्डर। उस शेयर होल्डर को जो हम 5% एफडी की बात करते हैं, ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न आएगी। ये शेयर होल्डर्स को कंपनी को शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी ने लगाया तो उसके ऊपर क्या देखो क्या कमाया, क्या कमाया कंपनी ने। हाँ तो वो जैसे पहला है 10 ईयर्स, हाँ कंपनी। पहला है 10 ईयर्स 39%। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 39% से कंपनी बढ़ रही है। ऑब्वियसली 39 या 36% से बढ़ेगी तो वो उतना डिविडेंड, उतना ही उसके आसपास डिविडेंड भी सर देगी। लेकिन ये सेल्स तो ऐसे दिखा रहे कि 11% हुई है 10 साल का एवरेज, उसके बाद 5 इयर्स का भी वही है 9%, 3 इयर्स का भी 10%, मतलब वही आसपास है। लेकिन वैसे लास्ट ईयर में सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम थी। हाँ तो लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से एसेंशियल्स आ गई, बट हमें इसमें देखो मैं बताऊँ रिसर्च के अंदर जब हम रिसर्च में चलते, जितनी मेरी नॉलेज है, हमें 2-3 तरीके से चीज़ों को फोकस करना होता है। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन कंसिस्टेंट ग्रोथ है क्या, एक तो क्या है कि 5 है फिर 5 है फिर 5% स्ट्रक्चरल ग्रोथ। तो अब वो 5 पे ही रुक गई है। इसका मतलब अब, और जब लोगों ने उसका टेस्ट छोड़ दिया वो डाउन हो गई। लेकिन वो चाहे 100 रुपए बढ़े, 1 करोड़ के ऊपर 100 रुपए, बट एटलीस्ट बढ़ रही है। एक नया कस्टमर हमने ऐड किया तो पिछले में से एक चला जाएगा तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और हम हर साल एक ऐड कर रहे हैं। इस साल 1 करोड़ 100, अगले साल 1 करोड़ 200, अगले साल 1 करोड़ 300। इतनी स्लो है बट है। सेम वे रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारे पास कंसिस्टेंट ग्रोथ इन प्रॉफिट है। इसका मतलब है चाहे मैं इस साल 1 करोड़ कमा रहा हूँ, अगले साल 1 करोड़ 100 रुपए कमाऊं, लेकिन मैंने अपने खर्चे वहीं रोक रखे हैं और मेरी कमाई एटलीस्ट 100 रुपए बढ़ी, वो कंपनी आगे तरक्की कर सकती है। बट अगर वो डामाडोल है, क्योंकि अभी LIC के मैं बैलेंस शीट में देख रहा था, जब LIC का IPO पास आएगा तब देखना, मैं तब हम बैठेंगे, मैं बहुत सारी उसमें से चीजें निकाल के दिखाऊंगा एंड वेबसाइट से भी, यू विल सी कि यार ये क्या हो रहा है, और ऐसी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में और जिसका IPO आ रहा है और हम बेच रहे हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स ऑन प्लेटर। देखो क्या आता है और पूछो। क्या है? अच्छा बोलना भी तो पड़ेगा। सर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और वी रिकमेंड बाय